नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग करने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 1 परिचय इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन है। जैसा नाम है बिल्कुल छोटा सा, वैसे ही ये चैप्टर भी छोटा सा है, पर आपको पता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये चैप्टर, क्योंकि अगर इसको समझेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की है आगे की समझ जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से विकसित हो जाएगी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं परिचय इंट्रोडक्शन, अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय इंट्रोडक्शन का वन शॉट। बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, और शुरू करते हैं अपन लोग आज के इस वन शॉट को। वन शॉट को जब शुरू कर रहे हैं और जब हम लोग कक्षा 12 में आते हैं और कक्षा 12 में आकर करके अर्थशास्त्र को एक बड़े विषय के रूप में अपन लोग लेते हैं, इकोनॉमिक्स को एक मेन उसके रूप में लेते हैं, सब्जेक्ट के रूप में क्लास 11 12 में आकर के, क्योंकि 10 तक तो सब कुछ कॉमन पढ़ रहे होते हैं अपन लोग। अपन साइंस भी पढ़ते हैं, अपन मैथ्स भी पढ़ते हैं, अपन जो सोशल है वो भी पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं। बट 11 12 में आकर करके हम जिन सब्जेक्ट्स में कमांड बनाना चाहते हैं उन सब्जेक्ट्स को हम हमारे हाथ में लेते हैं और उसी में से एक सब्जेक्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। जब कोई टीचर हमें यह बताता है कि बेटा अर्थशास्त्र में तो धन की पढ़ाई होती है, पैसों की पढ़ाई होती है, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है और हमें लगता है कि यार इकोनॉमिक्स में तो बड़ा ही जीवन सुखद होगा, मजा ही मजा आएगा। पर इकोनॉमिक्स बिल्कुल थोड़ा सा मतलब है ना, मैं समझाते वक्त ही कहता हूं कि जलेबी की तरह है, मीठी है पर थोड़ी सी टेढ़ी 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 घूमती घूमती गोल 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 आपको घुमाएगी। पर अगर आप उसको सही से समझते हुए चले तो कहीं रुकने की, कहीं आपको टकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जब हम एक इस मेजर क्लास में आ चुके हैं और जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले इकोनॉमिक्स को समझना चाहिए। इकोनॉमिक्स क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या होती है। और देखिए पूरी दुनिया के लिए हो सकता है अर्थशास्त्र एक नया विषय हो, पर हमारे लिए प्राचीन समय से, ठीक है ना, हमारे भारत में प्राचीन समय से अर्थशास्त्र के लिए विशेष किताबें लिखी गई है। पूरा जो टैक्सेशन सिस्टम है, करों का सिस्टम है, वो भी चला करता था। सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम भी हुआ करते थे। सरकारें, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके पास पूरा राजकोष हुआ करता था, उसको संभालने के लिए बड़े बड़े अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो अर्थशास्त्र की हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी खासी व्यवस्था रही है। अगर सीधे से आम तौर पे मैं आप लोगों को समझाऊं तो अर्थ का मतलब हमारे यहाँ पर होता है धन, ठीक है ना। अर्थ का अर्थ होता है धन और शास्त्र मतलब जो आप उसके कह सकते हैं कि धन के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो अर्थशास्त्र है। तो स्टडी ऑफ वेल्थ इसको कहा गया है अर्थशास्त्र को। पर सिर्फ और सिर्फ अर्थशास्त्र इतना सा नहीं है कि हम स्टडी ऑफ वेल्थ कह दें और हमारा अर्थशास्त्र कंप्लीट हो गया। देखिए अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम इस अर्थशास्त्र को थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में देखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धन का पढ़ाई या धन की विद्या जो है, स्टडी ऑफ वेल्थ जब हम अर्थशास्त्र को कह रहे हैं तो उससे ज्यादा है ये। अब उससे ज्यादा क्या है वो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग कहें कि हमें ये अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता पड़ी तो पड़ी क्यों, ठीक है ना। आज हम देखते हैं हमारे सामने कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं। तो हर सब्जेक्ट की कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। तो ये जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स से, इसकी क्यों शुरुआत हुई, क्यों बच्चों को पढ़ाना इसको शुरू करा गया, क्यों ये राजा महाराजाओं के इतने काम की रही, तो क्या इसकी विशेषता क्या है ये अर्थशास्त्र की, उस बात को समझिए। हम ये चीज बड़े अच्छे से जानते हैं कि जो व्यक्ति होता है, जो ह्यूमन होता है, इस ह्यूमन की क्या है, जो इच्छाएं होती है ना बेटा, जो वांट्स होती है, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है। मतलब जो व्यक्ति होता है, जैसे आज आप हैं, मैं हूं, तो हमारी जो इच्छाएं होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है, कभी भी खत्म नहीं होती। हम ये पा लेते हैं, उसके बाद हम ये पाना चाहते हैं, ये पा लेते हैं, हम उसके बाद वापस ये पाना चाहते हैं। मतलब कभी भी हमारी जो डिजायर्स है, हमारी इच्छा है, वो कभी पूरी नहीं होती। परंतु इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, वो क्या है बच्चों, वो है सीमित। जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो है सीमित, मतलब वो है लिमिटेड भाई। वो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अपार हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है हमारे पास। एक छोटा सा एग्जांपल अपन लोग ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मानते हैं कि किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपए हैं,
वो महीने में 10,000 रुपए वो व्यक्ति कमाता है। अब इस 10,000 रुपए में से उसको बहुत से काम करने होंगे। हो सकता है घर का किराया भरना हो, बिजली का बिल भरना हो, बच्चों की स्कूल की फीस जमा करानी हो, ट्यूशन की फीस जमा करानी हो, घर में किसी का ट्रीटमेंट चल रहा होगा डॉक्टर का, वहां उसको दिखाना होगा, उसके हजारों काम हो सकते हैं। और जब उसने देखा कि यार मेरे पास इतने काम है और टोटल जो काम है वो 12,000 के हैं, मतलब ये सारे काम अगर करूं तो मुझे 12,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, पर मेरे पास 10,000 ही है, तो मैं ऐसे काम छोड़ देता हूं जिनसे मेरे 2,000 रुपए बच जाए और जो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फिर वो उन सारे कामों में से क्या करेगा, उन कामों को प्रायोरिटी देगा कि सबसे पहले तो जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, फिर घर का किराया भरा जाए, फिर घर में राशन के लिए सामान लाया जाए, फिर बच्चों की फीस भरी जाए। इस प्रकार से वो एक ऑर्डर में सेट करेगा, वो चयन करेगा कि मुझे कौन सा काम करना है और कौन सा छोड़ना है। मैं ये काम अब भी कर लेता हूं, ये काम अगले महीने में कर लूंगा, इतना जरूरी, इतना अर्जेंट नहीं है। तो ये क्या था कि इसकी इच्छाएं तो बहुत कुछ थी, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, वो भी कर दूं, पर इसके पास जो संसाधन थे उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो धन था वो लिमिटेड था बेटा। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ा, उसको चयन करना पड़ा, उसको ये चुनना पड़ा कि भैया मैं ये काम कर लेता हूं और ये काम नहीं करता हूं, चयन करना पड़ा। और ये चयन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे पास संसाधन कम है, हमारे पास संसाधन सीमित है। संसाधन का अर्थ क्या होता है, रिसोर्सेज का अर्थ क्या होता है बच्चों, जो भी वस्तु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाती है, अपना योगदान निभाती है, वह वस्तु क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अगर आज आपके पढ़ने में मोबाइल काम आ रहा है तो मोबाइल आपका संसाधन है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार में जा रहे हैं तो कार आपका संसाधन है। आप घर से स्कूल जो जाते हैं ऑटो में जाते हैं तो ऑटो आपकी जरूरत है कि स्कूल से घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है, तो वो भी संसाधन है। इसी प्रकार से क्या होता है कि हमारे पास हमारे जीवन में संसाधनों की कमी होती है और उस समय हम चुनते हैं, चयन करते हैं कि मैं या तो ये काम करूंगा या ये काम करूंगा। और चयन क्यों करा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास कमी है, और जब कमी है तो हम चयन कर रहे हैं, और चयन कर रहे हैं तो ये सही अच्छा चयन कैसे होगा, यही हमें अर्थशास्त्र सिखाता है। अगर दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं होती, अगर दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होते और व्यक्ति की इच्छाएं अनलिमिटेड या असीमित नहीं होती, तो कभी भी बच्चों हम लोगों को चयन नहीं करना पड़ता। और अगर कभी भी हमें चयन नहीं करना पड़ता तो हमें कभी भी इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र नहीं पढ़नी पड़ती। तो अगर मैं कहूं कि अर्थशास्त्र की जड़ें कहीं पर छुपी हुई है तो वो कहां पर है, चयन में है, चुनने में छुपी हुई है। और चुनने की जड़ें कहां पर छुपी हुई है, ये जड़ें छुपी हुई है कमी में, कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, और जब कमी है तो इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा और कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो चयन हम लोग कर रहे हैं, यही अर्थशास्त्र का आधार है। अब आप देखिए जीवन में हमें कहां कहां चयन नहीं करना पड़ता। अगर घर वालों ने आपको 500 रुपए दिए हैं तो भी आप उसमें से सोचते हो मैं ये काम कर लूं या ये ना करूं। फिर हम सोचते हैं, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, 10th के बाद हम लोग सोचते हैं कि साइंस मैथ लूं, बायो लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं। अब आर्ट्स में भी कुछ सब्जेक्ट है, बहुत सारे हैं, कौन कौन से लेने हैं, कौन कौन से नहीं लेने। इसके बाद मुझे जीवन में क्या करना है, हम हर जगह चयन करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर देखें तो समय भी लिमिटेड है, समय भी हमारे पास कम है, हमारे पास जो संसाधन है वो भी कम है। तो जब संसाधन कम होंगे तो हमें चयन करना पड़ेगा। तो सीधी बात अगर हम लोग करें तो अर्थशास्त्र का सीधा सा अर्थ यही है बच्चों कि हम चयन करेंगे, और जब चयन करेंगे वो चयन करने की जो विधि है वही हमें अर्थशास्त्र सिखाती है कि हम हमारे संसाधनों का सबसे बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करें। आज आपके पास भी 24 घंटे है, दूसरे बच्चों के पास भी 24 घंटे है, सबके पास ही 24 घंटे ही है। इन 24 घंटे सीमित है, लिमिटेड है, पर इन 24 घंटों में हमें अनेकों काम करने होते हैं। हमें खेलना भी होता है, खाना भी होता है, सोना भी होता है, ज्यादा पढ़ना भी होता है, मेहनत भी करनी होती है, एक्सरसाइज भी करना होता है, योगा भी करना होता है, ये भी करना होता है, वो भी करना होता है, इतने सारे काम हमारे पास है। तो फिर जरूरत क्या है कि जो काम जरूरी नहीं है हम उन कामों को टाल दें। हमें सोशल मीडिया चलाना जरूरी नहीं, हटा दो, कोई जरूरी थोड़ी कि हमें सोशल मीडिया चलाए। ठीक है, मेरा दोस्तों के साथ आधे 1-1 घंटे तक चैट करना जरूरी थोड़ी, छोड़ दो, नहीं करना। जो काम जरूरी नहीं है उनको छोड़ते जाओ, ये तो बाद में कर लेंगे। जो जरूरी क्या है वो उन 24 घंटों में हम लोगों को करना है। तो ये चयन करना हमें अर्थशास्त्र सिखाती है। पर अर्थशास्त्र का धीरे धीरे विकास हुआ है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी विषय हो बच्चों, उस पर धीरे धीरे ही विकास होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज जो सोचा है वही सही है और आगे तक उसी को माना जाएगा, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आज मैं कोई विचार रखता हूं, दूसरा व्यक्ति और विचार रखेगा, फिर हमारे दोनों के विचारों से कुछ एक नया पॉइंट निकल के आएगा, वो एक अच्छा विचार माना जाएगा। आने वाले समय में लोग उसके विचारों को भी
टक्कर देंगे और उसके विचारों के ऊपर नया विचार लेकर करके आएंगे। तो समय पर धीरे 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 कुछ चीजें आती जाती हैं और चीजों का विकास होता जाता है। तो अर्थशास्त्र में भी यही हुआ कि धीरे धीरे नए नए अर्थशास्त्री आए, उन्होंने अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की नई नई परिभाषाएं हमारे सामने रखी, नई नई डेफिनेशंस हमारे सामने रखी। तो आइए देखते हैं कि उन लोगों ने क्या क्या डेफिनेशंस या क्या क्या परिभाषाएं हमारे सामने अर्थशास्त्र की रखी है। विश्व में अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। विश्व में अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ को, जो आधुनिक अर्थशास्त्र है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, उसका जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। और एडम स्मिथ की एक किताब आई है 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से, ठीक है ना। वेल्थ ऑफ नेशन ये एडम स्मिथ की किताब है जिसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इकोनॉमिक्स को समझाया है और उस पर लिखा है। तो यहां पर 1 मार्क्स का एमसीक्यू बन सकता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का या विश्व में अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ की एक किताब है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। जनरली इसे जितने भी हम लोग टीचर्स हैं, ज्यादातर जो लोग हैं, वो वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि मेन बात यही है, नेशंस की वेल्थ, ठीक है ना, नेशंस की वेल्थ, नेशन मतलब राष्ट्र, राष्ट्र की जो संपदा है, राष्ट्र का धन है, उसके बारे में। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज मतलब किसी देश की जो संपदा, उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी और उसके क्या क्या कारक है, उन सब के बारे में इस किताब में लिखा गया। और कब लिखा गया? सन 1776। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में एडम स्मिथ की जो किताब है वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित हुई है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन बताया है। तो देखिए, जब उन्होंने लिखी ही किताब वेल्थ के ऊपर है, धन के ऊपर है, तो वो अर्थशास्त्र को क्या बताते हैं? धन का अध्ययन बताते हैं, स्टडी ऑफ वेल्थ बताते हैं कि हम धन के बारे में जितनी जानकारी लेना चाहे वही क्या है? अर्थशास्त्र है, वही इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। तो जो कुछ भी धन के रिगार्डिंग जो भी बात हो रही है, धन के रिगार्डिंग जो चर्चाएं हो रही है, वह सब कुछ क्या है? इकोनॉमिक्स में है, वह सब कुछ अर्थशास्त्र में है, ऐसा एडम स्मिथ मानते हैं। अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। अब अल्फ्रेड मार्शल, ये एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है बच्चों कि है ना, अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण का अध्ययन किसने कहा है, कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर किसने कहा है। तो ऐसे सवाल बहुत सी बार पूछे जाते हैं एक मार्क्स में। तो जैसे अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब जो समाज में जो लोग रह रहे हैं उनका आर्थिक कल्याण होना चाहिए, मतलब जो गरीब है उसकी स्थिति में सुधार आना चाहिए, उसको जो मूलभूत आवश्यकता है वो मिलनी चाहिए। तो आर्थिक कल्याण पर जोर देते हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर पर जोर देते हैं अल्फ्रेड मार्शल। उसके बाद लॉर्ड लियोनिल रॉबिन्स के अनुसार असीमित आवश्यकताओं की सीमित साधनों द्वारा पूर्ति हेतु चयन प्रक्रिया से संबंधित अध्ययन परिभाषित। तो जो सही हम लोग अभी तक मानते हुए आते हैं, देखिए वैसे सब अपनी अपनी जगह सही है, गलत कोई भी नहीं है। तो लॉर्ड लियोनिल रॉबिन्स के अनुसार असीमित जो आवश्यकता है, असीमित आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता अनलिमिटेड है, बहुत सारी आवश्यकता है हमारी, हम चाहते हैं ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, पर सीमित साधन है। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के जो साधन है वो हमारे पास सीमित है, जो संसाधन है हमारे पास वो सीमित है। तो ये जो असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों के द्वारा पूर्ण करने की जो प्रक्रिया है, या इसमें हम लोग चयन प्रक्रिया लगाते हैं कि मैं चुन करके ये काम कर दूं और ये ना करूं, इससे संबंधित जो अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। ये किसका कहना है? लॉर्ड लियोनिल रॉबिन्स का कहना है। अर्थशास्त्र व्यक्तियों या देशों के द्वारा साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान व उनके समाधान की कला है। तो अब अगर आपसे अर्थशास्त्र की डेफिनेशन लिखने को बोल दी जाए, अगर 1 मार्क्स में बोल दिया जाए कि भैया दीदी 1 मार्क्स में अर्थशास्त्र की डेफिनेशन लिखो, तो आपको ये लिखनी है। व्यक्ति या देश, जैसे मैंने आपको बताया हमारे सामने भी संसाधनों की कमी होती है और पूरे देश के पास भी संसाधनों की कमी होती है। आज ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जो हमारे देश में नहीं है, वो हमें विदेशों से मंगवानी पड़ती है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, और काफी कुछ ऐसा होगा जो विदेशों को हम लोग निर्यात करते होंगे, वहां पर नहीं होगा। तो हमारे पास संसाधन है, वो उनके पास नहीं होंगे, और जो उनके पास है हो सकता है वो हमारे पास ना हो। तो हर देश के पास संसाधनों की कमी होती है। तो अर्थशास्त्र कहता है कि व्यक्ति या देशों के द्वारा साधनों की सीमितता के कारण, साधन सीमित है, लिमिटेड है, और उसके कारण उनको चुनाव, चयन करना पड़ता है। ये जो चयन वाली जो समस्या है ये उत्पन्न होती है, इसी का अध्ययन या विज्ञान आप कहिए, और उन समस्याओं का समाधान की जो कला है वही अर्थशास्त्र है। मतलब ये जो सीमित हमारे पास साधन है और असीमित हमारी आवश्यकता है, हमारी जरूरतें हैं, और ये जो समस्या हम लोग देख रहे हैं, इन समस्या का समाधान ढूंढने का जो अध्ययन है वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र को विज्ञान भी कहा गया है, अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान भी माना
गया है। अर्थशास्त्र एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और डायनेमिक सब्जेक्ट माना जाता है। डायनेमिक का अर्थ होता है जो समय के साथ परिवर्तन होता रहे, जो चेंज होता रहे। इस प्रकार अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। तो ये तो आज तक अपन लोग पढ़ते हुए ही आए हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9-10 में आप लोगों ने पढ़ा था अर्थशास्त्र के बारे में। तो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, सामाजिक विज्ञान जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि वो समाज का विषय है। तो यहां पर जो बात हो रही है, अर्थ मतलब धन की जो बात हो रही है, वो किसके लिए? समाज के लिए। कोई व्यक्ति के पास जो संसाधन सीमित है वो अपने विकास के लिए ही तो खर्च कर रहा है उन संसाधनों को। कोई देश है वो समाज के विकास के लिए ही तो खर्च कर रहा है उन संसाधनों को। तो यहां पर पूरा का पूरा जो अर्थशास्त्र है वो समाज के बारे में है। इसलिए सामाजिक विज्ञान की एक शाखा बताइए, जो कि आप क्लास 10 तक सामाजिक विज्ञान में पढ़ते भी थे। फिर क्या कहा गया? दूसरा, अर्थशास्त्र में व्यक्ति या देशों की अर्थव्यवस्था के व्यवहार के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र में कोई व्यक्ति हो गया, कोई देश की जो अर्थव्यवस्था हो गई, उसके व्यवहार के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है कि वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, वो व्यक्ति है उसकी स्थिति कैसी है, वो कहां कितना पैसा खर्च कर रहा है, कौन से देश में सरकार ज्यादा कंट्रोल करती है या मार्केट ज्यादा कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है। अर्थशास्त्र असीमित व प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं का सीमित व वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के चुनाव द्वारा हल निकालने से संबंधित है। और फाइनली अर्थशास्त्र जो असीमित आवश्यकता है, हमारी अनलिमिटेड वांट्स है, हमारी वांट्स कभी खत्म नहीं होती। प्रतिस्पर्धी आवश्यकता है, प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं का मतलब क्या है? या तो ये पूरी कर दूं, या हमारी आवश्यकताओं में, जरूरतों में कंपटीशन सा चल रहा है, नहीं ये पूरी होगी, ये नहीं ये वाली पूरी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिस्पर्धी आवश्यकता है और उनमें से हमें एक को चुनना ही पड़ेगा। प्रतिस्पर्धी का मतलब ही है कॉम्पिटिटिव वाली। जैसे आज मान लीजिए कि आप क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 में से मान लीजिए आपकी जो टॉप 5 बच्चे, उनमें कंपटीशन चल रहा है कि फर्स्ट पे कौन आएगा, तो चुनना तो एक को ही पड़ेगा ना। वो जो ज्यादा मेहनत करेगा, जिसके ज्यादा नंबर आएंगे, वही फर्स्ट पर आएगा। कॉम्पिटिशन है। तो यहां पर भी हमारी जो आवश्यकता है उनमें क्या है? कॉम्पिटिशन सा है। तो सीमित और वैकल्पिक साधनों का है। हमारे पास जो साधन है वो सीमित है, लिमिटेड है। वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल है, हमें या तो ये प्रयोग करना है या ये प्रयोग करना है। तो इसके चुनाव के द्वारा जो हल निकालने संबंधित है वो अर्थशास्त्र है। चलिए, अब अगर हम लोग एक बात करते हैं, अभी तक आपने अर्थशास्त्र को समझ लिया, अर्थशास्त्र क्या होती है। अर्थशास्त्र को बच्चों 2 शाखाओं में बांटा गया। अर्थशास्त्र की 2 ब्रांचेस कही जाती है। जैसे एक पेड़ के 2 शाखा या 2 टहनियां, अनेकों टहनियां होती है, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र को मान लीजिए एक पौधा है, एक पेड़ है, और उस पेड़ पर से 2 टहनियां निकली है, ठीक है ना। तो एक टहनी जो है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसके बारे में अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये कहती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो का मतलब है छोटा, सूक्ष्म, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। छोटे से छोटे के बारे में पढ़ेगी ये अर्थशास्त्र। यहां पर एक व्यक्ति की चर्चा होगी, एक कंपनी की चर्चा होगी, एक फर्म की चर्चा होगी, एक विद्यार्थी की चर्चा होगी, एक क्लास की चर्चा होगी, एक टीचर की चर्चा होगी। जो कुछ होगा एक एक के बारे में चर्चा होगी। सूक्ष्म का अध्ययन ये करती है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से व्यष्टि अर्थशास्त्र है। ये काफी समय से चलती हुई आ रही है। पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स ही हुआ करती थी। और ये जितने भी अर्थशास्त्रियों के नाम आपने सुने हैं, जिनमें आप कहें एडम स्मिथ है, ये सब लोगों का ये मानना था, जब हम एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, मैंने उपभोक्ता का अध्ययन कर लिया, मैंने एक उत्पादक का अध्ययन कर लिया, एक कंपनी का अध्ययन कर लिया, तो मुझे पूरी अर्थव्यवस्था को अध्ययन करने की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है? जब मुझे पता है ये उपभोक्ता इतनी डिमांड करता है, ये उत्पादक इतना बनाता है, ठीक है ना, आवश्यकता ही नहीं लगी उन लोगों को। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र पे या व्यष्टि अर्थशास्त्र तक ही सीमित रहे। यहां से जीवन का भी एक सार निकल के आता है कि जब तक हम लोगों को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, तब तक हम प्रयास भी नहीं करते। तो ऐसा लगना चाहिए कि क्या ये चीज हो सकती है तो करो, कोशिश करो, एफर्ट्स लगाओ कि हाँ ये काम हो जाए। अभी भी एफर्ट्स लगाओ कि 100 में से 100 आ जाए, पूरी जी जान लगाओ, कैसे नहीं आ सकते। तो उन अर्थशास्त्रियों ने सिर्फ और सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र तक ही अर्थशास्त्र को सीमित रखा। फिर हुआ क्या? हुआ ये बच्चों कि 1929 में 1929 में पूरे विश्व ने एक महामंदी का सामना करा। महामंदी का अर्थ यह होता है कि जब डिमांड आपकी गिर जाए और सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा है, इन सब के कारण प्राइस कम हो जाती है।
तो जब सभी वस्तुओं का मूल्य गिर जाता है तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है और उसी स्थिति को महामंदी कहते हैं। क्योंकि वस्तुओं की कीमत गिर जाने से जो है मालिक होता है, जो उत्पादक होता है, उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे क्या करता है, लोगों को अपनी कंपनी में सटाना शुरू करता है, एक दिन फैक्ट्री बंद कर देता है, लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, स्थिति बुरी हो जाती है। यह दौर 1929 से 1933 तक चला, 1929 से 1933 तक यह दौर चला। और इस दौर में एक घटना यह भी घटी थी कि मास प्रोडक्शन होने शुरू हो गया था। मास प्रोडक्शन या वृहत उत्पादन, मतलब बड़े स्तर पे उत्पादन हो रहा था। एक एक कंपनियां लाखों लाखों चीजें बना रही थी, बहुत वस्तुएं बना रही थी, पर अध्ययन जो हो रहा था वो एक एक का ही हो रहा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र तक ही सीमित थे। फिर उसके बाद महामंदी आ गई, और जब महामंदी आई तो उसके बाद एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स। ये है जॉन मेनार्ड कीन्स, कहां के हैं, ब्रिटेन के हैं। इन्होंने 1936 में एक किताब लिखी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये किताब भी जरूर 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 याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। जॉन मेनार्ड कीन्स की किताब है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। एडम स्मिथ ने 1776 में लिखी थी और इसने 1936 में इसने प्रकाशित करी है। इसकी किताब यह कहती है कि भैया एक एक का अध्ययन तो ठीक है, पर इन एक एक को सबको मिला के कंप्लीट का भी अध्ययन करो, और वह कहलाएगी समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जॉन मेनार्ड कीन्स की इस किताब के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। अब आप लोग तो इसको सबसे पहले पिटाई करने की मन में आ रही होगी, आप सोच रहे होंगे अरे यार अंकल आपको क्या दिक्कत थी, महामंदी से तो दुनिया थोड़े दिनों बाद निकल जाती, आपने अलग ही एक सब्जेक्ट और बढ़वा दिया हम लोगों का ठीक है ना। पर नहीं, देखिए इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, ऐसे पढ़ने उड़ने से नहीं डरते अपन लोग, ठीक है ना। ई फॉर इकोनॉमिक्स, ई फॉर एक्सीलेंट, ठीक है ना। एक्सीलेंट स्टूडेंट ही इकोनॉमिक्स लिया करते हैं, तो कभी भी ऐसे खुद को ऐसा ना सोचे कि हाँ नहीं यार आर्ट्स ली है, ये लिया, नहीं, इकोनॉमिक्स आपने लिया मतलब आप एक्सीलेंट स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है। इकोनॉमिक्स हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो 1936 में इसकी किताब आती है जॉन मेनार्ड कीन्स की, और जॉन मेनार्ड कीन्स गजब गजब बातें बोलता है। जॉन मेनार्ड कीन्स पहली बात तो ये कहता है कि भैया इंडिविजुअल से कुछ नहीं होगा, कंप्लीट को भी देखो। बोला ठीक है, वे बात ठीक है। और उससे पहले क्या होता था कि जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, वो पूंजीवादी सिस्टम था। सरकारें ध्यान ही नहीं दे रही है, कंपनियां जो करनी है वो करो, जो मांग रहे हैं वो बना दो, चलने दो। तो उससे क्या हुआ, जब मास प्रोडक्शन हुआ तो इतनी डिमांड थी नहीं, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड घट गई, तो बुरी स्थिति हो गई। तो इसने ये भी बोला कि भैया देखो सरकार को रोल दो, सरकार का इंटरवेंशन, सरकार का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आप कॉलेज में जाकर करके जब इकोनॉमिक्स लेंगे तो वहां एक किताब आती है बच्चों, पब्लिक इकोनॉमिक्स में, पब्लिक इकोनॉमिक्स की जो किताब है उसमें भी आप जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। जॉन मेनार्ड कीन्स ने बार बार में जोर दिया है कि सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी है। और इसके अलावा जो आप समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, अध्याय 4 है, ठीक है, जिसमें एडीएस अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच आपने पढ़ा होगा मेरे लेक्चरों में से। तो उनमें पूरा का पूरा बार बार में जो नाम रिपीट हो रहा है वो किसका हो रहा है, जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स का ही नाम रिपीट हो रहा है। तो समष्टि अर्थशास्त्र की जो शुरुआत हुई है वो जॉन मेनार्ड कीन्स की किताब के बाद हुई है। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक तरीके से विकसित होने लगे हैं। इसके बाद से समष्टि अर्थशास्त्र के जो है वैज्ञानिक तरीके से विकसित होना शुरू हुआ है सिद्धांतों का। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। हमेशा बहुत सी बार क्या होता है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में डायरेक्ट डिफरेंस पूछ लिया जाता है, और जब डिफरेंस पूछ लिया जाता है तो अपन भी बिल्कुल डंके की चोट पर डिफरेंस बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और डिफरेंस आपको इस प्रकार से बताना है, पहले अंतर का आधार देख लेते हैं, फिर एक तरफ व्यष्टि, फिर दूसरी तरफ समष्टि। अध्ययन की इकाई, यहां पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं, एक व्यक्तिगत का, एक इंडिविजुअल का, एक फर्म, एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक कंपनी, एक टीचर, एक स्कूल, एक कोचिंग, एक सब कुछ जो है एक एक का, एक व्यक्तिगत का, एक इंडिविजुअल का क्या होगा, इकाई का अध्ययन होगा। यहां पर देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का कंप्लीट। पहले हमने यहां पर एक कंपनी के बारे में जाना, जैसे मान लो मोबाइल बनाने वाली एक एक्स कंपनी, उसके बारे में जान लिया, पर यहां पर मोबाइल बनाने वाली सारी कंपनियों के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। ये चीज कहता है मान्यता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता व रोजगार, सरकार का दखल नहीं, स्वतंत्र कीमत तंत्र। पूर्ण प्रतियोगिता होगी, फुल कंपटीशन होगा,
जिसको भी फैक्ट्री लगानी है लगाओ, जाओ, मजे करो, मौज करो। रोजगार, सरकार का दखल नहीं है, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, जैसे मैंने अभी बताया। स्वतंत्र कीमत तंत्र होगा। स्वतंत्र कीमत तंत्र का मतलब क्या है कि उपभोक्ता जो कि वस्तु को खरीदने वाला और इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है, और उत्पादक या जो बेचने वाला है विक्रेता, वो विक्रेता और उपभोक्ता दोनों अपने हिसाब से कीमत तय कर लेंगे कि साहब मैं इतने में खरीदूंगा, तू इतने में बेचे तो बेच, नहीं तो तू तेरी तरफ मैं मेरी तरफ। तो स्वतंत्र कीमत तंत्र, सरकार उसमें कुछ भी रोल नहीं निभाएगी। उत्पादन के साधनों का वर्तमान वितरण पहले से ही निर्धारित है। तो जो उत्पादन के जो साधन है उनका वर्तमान जो वितरण है वो पहले से ही निर्धारित होता है कि कहां कहां कितना पैसा लगाना है। अध्ययन का उद्देश्य क्या है? संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांतों के लिए संसाधनों का अधिकतम वितरण, ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा वितरण कर सके, बेहतर से बेहतर, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल पर फोकस करेंगे तभी तो सबकी स्थिति सुधरेगी। उत्पादकता का विस्तार व पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित सिद्धांतों हेतु उत्पादकता का विस्तार करेंगे, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित जो सिद्धांत होंगे वो यहाँ पर आएंगे। विश्लेषण का उपकरण, यहां पर मेन जो फोकस होता है वो कीमत पर होता है और यहां पर राष्ट्रीय आय का होता है। तो ये हमारे हो गए आधे। अब आधे इधर आ जाइए। अध्ययन की स्थिति, व्यक्तिगत इकाइयों का जब संतुलन की स्थिति में हो तब अध्ययन होता है। संतुलन की स्थिति मतलब ना तो महंगाई का दौर है ना मंदी का दौर है। यह होता है जब असंतुलन हो, महंगाई का दौर आ गया, मंदी का दौर आ गया, जब ज्यादा इनकी इंपोर्टेंस हो जाएगी। आंशिक संतुलन बना रहता है इनमें कभी कभार, और इनमें नॉर्मल संतुलन चलता ही है क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप है। व्यष्टि के परिवर्तन समष्टि की स्थिरता में भी हो सकते हैं। तो व्यष्टि के जो परिवर्तन है वो समष्टि की स्थिरता, समष्टि स्थिर रहेगी, समष्टि सही से चलेगी तो व्यष्टि के परिवर्तन भी स्थिर रहेंगे। समष्टि की स्थिरता पर व्यष्टि की बनावट में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। तो समष्टि की स्थिरता पर व्यष्टि की बनावट में, मतलब जैसे मान लो आज एक उपभोक्ता है, वो मान लो कि है ना कंजप्शन करना छोड़ दे, तो क्या पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसे एक एक दो दो से नहीं पड़ता है। व्यष्टि के लिए बचत लाभकारी है और समष्टि के लिए बचत अलाभकारी। अब ये देखो ये कैसे है। व्यष्टि मतलब एक एक व्यक्ति। आज आपको भी आपके माता पिता है या घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते होंगे बेटा पैसे बचाया करो, बचत करा करो, बचत करा करो। बिल्कुल सही कहते हैं वो लोग। अगर आज हम सब लोग ऐसा सोचें कि हमें बचत करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए, वेरी गुड। बट अगर पूरे देश में सारे ही लोग ये सोचने लग जाएं कि मैं मेरा सारा का सारा पैसा थोड़ा बहुत खर्च कर दूं, बाकी घर में ही बचा लूं, तो फिर उससे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर हम अपने स्तर पे सोचते हैं, एक के बारे में सोचते हैं तो ठीक है, पर पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं तो ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? जब मैंने पैसा घर में रख लिया, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने पैसा खर्च नहीं करा, पैसा रुक गया है, मार्केट में नहीं जा रहा। अगर मैं कहीं खर्च करता तो किसी व्यक्ति के पास पैसा जाता, वो व्यक्ति कुछ चीज खरीदता, फिर और मांग बढ़ती, और चीजों का उत्पादन होता, और लोगों को रोजगार मिलता। पर मैंने तो पैसा को घर में रोक लिया। अगर यही पैसा मैं बैंक में ले जाकर के जमा करा के बचत करूं, दैट्स द गुड पॉइंट, करना चाहिए बिल्कुल। पर घर में पैसा रोकना वो थोड़ा ठीक नहीं होता है अर्थशास्त्र की नजर से। ओके, अब आ जाते हैं सामान्य अर्थव्यवस्था की चर्चा पर। प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करना चाहता है उनमें से कुछ ही उसे उपलब्ध होती है। देखिए ये जीवन की आप मान करके चलिए कि प्रत्येक व्यक्ति जितनी भी वस्तु सेवा का उपभोग करना चाहता है उनमें से उसे कुछ ही उपलब्ध होती है। आप देखो अर्थशास्त्र को आप अपने आस पड़ोस में देखिए ना, आप जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं क्या सब कुछ आपको मिलता है? या आज तक जितने भी लोग हुए हैं उन्होंने जो कुछ चाहा है वो सब कुछ मिला है? नहीं ना। हम सब कुछ जो पाना चाहे वो नहीं पा सकते ना, कुछ पाबंदियां होती हैं। हम बहुत सी बार हमारी ये स्थिति होती है कि हम ईश्वर के सामने जाकर करके रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हे भगवान काश वो वस्तु मुझे मिल जाती, काश वो व्यक्ति मेरे जीवन में रहता, काश वो ऐसा हो जाता तो मेरा जीवन ऐसा हो जाता। पर भगवान वह देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। सब कुछ हम लोग नहीं पा सकते। इसी प्रकार से वस्तुएं हैं। आज मैं चाहूं मैं ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, वो भी ले लूं, वो भी ले लूं, नहीं भाई, संसाधन सीमित है। और इसी प्रकार से जीवन में अगर आप देखें कि हमें सब कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों कि जो मिल गया सो माटी है और जो ना मिला सो सोना है। अगर हम लोग जो चीजें हमें मिल जाती है ना, हम कभी उसकी कदर नहीं करते। वो हमें मिट्टी की तरह लगती है, अरे यार मिली भी तो है, पर वो जिस दिन हमसे छीन ली जाती है, हमसे दूर हो जाती है, तब हमें वैल्यू याद आती है, यार वो इंसान मेरे साथ था, अगर आज वो होता तो ये काम इतनी आसानी से हो जाता। तो जो हमारे पास होता है ना, हम उसकी कदर कभी नहीं करते, और जो नहीं होता है हम उसको क्या मानते हैं, अरे यार सोना वो मिल जाए ना, वो मिल जाए तो भाई जिंदगी सुधर जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए अच्छी बात क्या है कि जो है उसको सोना मान लो और जो नहीं है उसको मिट्टी मान लो।
ठीक है ना। तो सब कुछ तो अपन पा नहीं सकते, यहां पर संतुष्टि होना जरूरी होता है। इनमें से हर निर्णायक इकाई अपने पास उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लाकर कुछ वस्तु व सेवाओं का उत्पादन कर सकती है तथा अपने उत्पाद के एक अंश का प्रयोग अनेक ऐसी अन्य वस्तु व सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकती है जिनकी उसे आवश्यकता हो। देखो इसने मतलब क्या कहा है, मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूं। निर्णायक इकाई का अर्थ क्या होता है? निर्णायक इकाई यह एक शब्द आता है आर्थिक एजेंट, इकोनॉमिक एजेंट। निर्णायक इकाई या इकोनॉमिक एजेंट का मतलब वह हर व्यक्ति जो अपने आर्थिक निर्णय ले सकता है, चाहे वो उपभोक्ता हो, उत्पादक हो, कोई भी हो, जो भी अपने निर्णय ले सकता है। वो एक कंपनी भी हो सकती है, सरकार भी हो सकती है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक दुकानदार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये जो निर्णायक इकाई है, जो भी उसके पास संसाधन है उनका वो प्रयोग करके एक बार क्या करेगा, उत्पादन करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरे पास पढ़ाने का टैलेंट था, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा कर करके मुझे पैसा कमाऊंगा और फिर उस पैसे को उन चीजों में खर्च कर दूंगा जिनकी मुझे आवश्यकता है। ठीक है ना। अगर मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा तो डॉक्टर को दूंगा, मुझे बर्तन खरीदने तो बर्तनों वाले को दूंगा, कपड़े खरीदने कपड़े वाले को दूंगा। तो मतलब मैंने पहले जो मेरे पास था उसको लगाया, उत्पादन करा और फिर वहां से पैसे प्राप्त करे और फिर मेरी आवश्यकताओं के अनुसार उनको खर्च कर दिया। अतः सब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक होती है उनकी पूर्ति के लिए उसके पास असीमित संसाधन नहीं होते। तो देखिए आवश्यकताएं जितनी होती है ना, जितनी अधिक होती है, हमारे पास उनकी पूर्ति के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए संसाधन उतने अधिक नहीं होते हैं। हम ये चाहे कि नहीं साहब मैं तो ये चाहता हूं। देखिए आप सोचिए ना, आप सोचिए कभी हमारी आवश्यकता है, कभी ऐसा हुआ कि नहीं बस अब तो कंप्लीट, अब तो जीवन सुधर गया, बस अब कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा कभी होता? कभी भी नहीं होता। हम अगर आज एक ड्रेस भी लेकर के आते हैं, वो ड्रेस 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक बड़ा उस ड्रेस से लगाव रहता है, पर उसके बाद उस ड्रेस से मन हट जाता है। हम महंगे से महंगा फोन खरीद लेते हैं, उस फोन को चलाने के 2 महीने 3 महीने बाद हमारी इच्छा खत्म हो जाती है। क्यों भाई? जिस फोन के लिए आप इतना मर रहे थे वो फोन आज आपके हाथ में और आपको उस फोन की वैल्यू नहीं है। तो हमारी आवश्यकताएं, हमारी जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। जिन लोगों के पास 4 व्हीलर है वो बेहतर 4 व्हीलर का वर्जन चाहते हैं, जिनके पास मकान है वो टॉप क्लास की बिल्डिंग का मकान चाहते हैं। तो हमारी आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती, पर उन आवश्यकताओं को क्या पूरा करने के लिए हमारे पास इतने संसाधन है? नहीं है ना हमारे पास इतने संसाधन। वह अन्य वस्तु तथा सेवाओं का त्याग करके ही वांछित वस्तुएं तथा सेवाएं अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है। तो फिर जब हमारे पास इतने संसाधन नहीं है तो फिर वो क्या कर सकता है? तो वो किसी वस्तु या सेवा का त्याग करेगा, और त्याग करके ही, वांछित का मतलब वो जो चाहता है, वो कुछ वस्तु और सेवाओं का त्याग करेगा और फिर जो वस्तु और सेवा चाहता है वो उनको पाएगा। मतलब आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि आज कोई व्यक्ति है, वो उसका एक जगह पे मकान है, वो चाहता है कि ये मकान भी ना निकले और मैं दूसरी जगह प्रॉपर्टी भी खरीद लूं, पर उसने देखा यार भाई प्रॉपर्टी तो बहुत महंगी आ रही है, इतने में तो हो ही नहीं पाएगा मेरे पास जितने पैसे हैं। तो फिर उसको या तो ये मकान बेच दे या उस प्रॉपर्टी को त्याग दे। अगर उसकी इच्छा उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे तो उस मकान को छोड़ दे, बेच दे, इस मकान को बेचे, पैसा ले और उस प्रॉपर्टी को खरीद ले, वहां वाले मकान को खरीद ले। तो यहां पर मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं में से एक को त्यागना पड़ेगा, दूसरी को अगर हम लोग पूरा करना चाहते हैं तो। सभी को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है और इसलिए प्रत्येक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट प्रयोग करना पड़ता है। तो सभी को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। सभी के पास संसाधनों की कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है। बच्चों आपको मैं ये बात बता देता हूं, कोरोना पीरियड के बाद आप लोग बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपके माता पिता ने आपके हाथों में मोबाइल थमा रखे हैं। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ आगे अगर शिक्षा से वंचित हो पा रहे हैं, वो इसलिए हो पा रहे हैं कि उनके घर वालों की इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो अपने बच्चों को एक मोबाइल फोन दिलाए। मतलब हमारे पास संसाधन जो है ठीक है, पर हम कभी वैल्यू नहीं करते। हमें लगता है यार मेरे दोस्त के पास तो ये वाला मोबाइल था, मेरे पास तो ये लोकल है डब्बा है। अरे भाई जो भी है बहुत सौ के पास तो वो भी नहीं। तो यहां पर हर व्यक्ति को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। अगर देखो सोचो ना, संसाधनों की कमी ही नहीं होती, रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, हमें चुनना ही नहीं पड़ता। आज मान लो मेरे पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए होते हैं, मुझे सोचना ही नहीं पड़ता ये वाली प्रॉपर्टी लूं वो वाली प्रॉपर्टी लूं। एक महीने बाद 2 लाख के मोबाइल से मन भर गया तो ठीक है, वापस अगले महीने में 2 लाख का 2.5 लाख का नया फोन ले लो। इस गाड़ी से मन भर गया दूसरी गाड़ी ले लो, पर संसाधनों की कमी
रिसोर्सेज की कमी है। तो जब रिसोर्सेज की कमी को जिन भी व्यक्ति को सामना कर रहा है और सबको करना पड़ेगा, तो फिर इसलिए वो क्या करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों का, जो संसाधन उनके पास कम है, उनका उत्कृष्ट प्रयोग करना पड़ता है। उत्कृष्ट प्रयोग का मतलब क्या है, बेस्ट यूज उनको करना पड़ता है। जैसे कि आज अगर हम कहें हमारे पास 24 घंटे हैं, ये टाइम बहुत कम है, तो इन 24 घंटों का हमें बेस्ट यूज करना। बेस्ट यूज का मतलब क्या होता है, बेस्ट यूज का मतलब होता है जिससे हमारा विकास हो, हमारा सुधार हो, ठीक है ना। अगर ये 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ मैं ऐसी जगह लगा दूं जहां से मुझ में आज में और कल में कोई बदलाव ना हो, तो फिर वो 24 घंटे मैंने कल बेकार ही करे हैं। तो यही 24 घंटे आपके पास है, यही दूसरों के पास है। तो इसलिए इन 24 घंटों में भी हमें चयन करना पड़ता है, क्योंकि ये टाइम संसाधन है, सीमित है हमारे पास। समाज के संसाधनों का किसी भी रूप में विनिधान करने के फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विशिष्ट संयोजन का उत्पादन होता है। तो देखिए, समाज के संसाधनों का किसी भी रूप में विनिधान, विनिधान का मतलब क्या होता है, एलोकेशन बेटा, इंग्लिश में इसको कहते हैं एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब एक प्रकार से है बंटवारा, ठीक है। आप समाज में जो भी संसाधन है ना, उनका विनिधान करना पड़ता है, एलोकेट करना पड़ता है, बांटना पड़ता है उनको, ठीक है। और जब हम उनको बांटते हैं ना, तो विशिष्ट संयोजन, वस्तुओं का और सेवाओं का विशिष्ट संयोजन का उत्पादन करना पड़ता है। मतलब विशिष्ट जो संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से आप कि साहब ये इतना बना लेते, इतना इतना दोनों मिला के इतना। जैसा मान लीजिए आज आपने कहा 24 घंटे हैं, तो 24 में देखो 8 घंटे सोना जरूरी है और 8 घंटे पढ़ना जरूरी, तो आपने 16 घंटे तो अपने इंपोर्टेंट यहां कवर कर ली। तो ये एक ग्रुप सा बना लिया, 8 घंटे सोऊंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा। तो इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को समाज के व्यक्तियों के बीच वितरित करना होगा। तो जो भी समाज का, देखिए सब कुछ समाज का है और समाज को ही बांटना है, तो जो कुछ भी बनेगा वो सब कुछ वापस समाज में ही बट जाएगा। अब आ जाइए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, ठीक है। इकोनॉमी की कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, कुछ केंद्रीय समस्याएं हैं। कोई व्यक्ति हो, कोई व्यवस्था हो, कुछ भी हो, सबकी कुछ समस्याएं होती हैं। तो ऐसे जो ये अर्थव्यवस्था है, जो धन की व्यवस्था है, इसकी भी कुछ समस्याएं हैं। वो क्या है, वो देखते हैं। प्रत्येक समाज को ये निर्णय करना पड़ता है कि वो अपने दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार प्रयोग करे। प्रत्येक समाज को ये निर्णय, ये डिसीजन लेना पड़ता है कि अपने दुर्लभ, दुर्लभ मतलब जिन संसाधनों की कमी हो, जिन रिसोर्सेज की कमी हो, उनका वह किस प्रकार से उपयोग करे। ये हर समाज को निर्णय लेना होता है। देखिए, अब 3 जो समस्याएं ना, वो सबसे बड़ी है हर अर्थव्यवस्था के सामने। अर्थव्यवस्था का मतलब एक प्रकार से पूरी सिस्टम है। उस सिस्टम के सामने 3 सवाल रहते हैं। अभी जानेंगे अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था, उनकी भी चर्चा करेंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। तो 3 सवाल रहते हैं। पहला, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। किन वस्तुओं का, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए, यह तो सबसे बड़ा सवाल होता है ना, कि हम कौन सी वस्तुएं बनाएं। ऐसी वस्तुएं बनाएं जो गरीब तबके को चाहिए, या ऐसी वस्तुएं जो अमीर तबके को चाहिए। ऐसी वस्तुएं बनाएं जो बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, या बच्चों के खेलकूद के लिए महत्वपूर्ण हो। कौन सी वस्तु बनाए, चलो ये सवाल मिल गया, जवाब मिल गया। कितनी बनानी चाहिए, कितनी मात्रा में बनानी चाहिए। प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं और सेवाओं में से किन किन वस्तुओं और सेवाओं का वह कितना उत्पादन करेगा। तो प्रत्येक समाज को यह निर्णय, डिसीजन लेना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित जो वस्तुएं हैं, जो भी वस्तु सेवा है, उनमें से किन किन वस्तुओं और सेवाओं को वह कितना उत्पादन करेगा, कितना उत्पादन करेगा और किसका उत्पादन करेगा। दूसरा सवाल है, इन वस्तुओं का कैसे उत्पादन करें। चलो अब आपने तय कर लिया कि मुझे इन वस्तुओं को बनाना है, ठीक है ना, और इतना बनाना है, ये भी तय हो गया। पर अब कैसे बनाएं। कैसे बनाने का मतलब यह है कि आप ज्यादा मशीनरी का प्रयोग करेंगे या श्रम, लेबर का ज्यादा प्रयोग करेंगे। मतलब मानवों से ज्यादा बनवाएंगे या मशीनों से ज्यादा काम करवाएंगे। प्रत्येक समाज को यह भी निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं से उत्पादन करते समय किस किस वस्तु या सेवा में किस किस संसाधन की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाना चाहिए। तो कौन से संसाधन का कितनी मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए, वो यहां पर आ जाता है। तीसरा, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब ये तो बना लिया कि ये बना लिया है, इससे बना लिया, इतना बना लिया, पर किसके लिए, कौन से को दिया जाए। गरीब के लिए बनाया है, अमीर के लिए बनाया है, किसके लिए है। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी। अर्थव्यवस्था के उत्पाद को व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाए। तो अर्थव्यवस्था में जो उत्पादित वस्तु है, किसको कितनी मात्रा प्राप्त होगी। आपको ज्यादा मिलेगी, मुझे ज्यादा मिलेगी, उसको ज्यादा मिलेगी। व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाए। आपके और मेरे बीच में जो वस्तु बनी है, उसको किस प्रकार से विभाजित किया जाए कि ये आपका, ये मेरा, ये मेरा, ये आपका, कुछ किस प्रकार से। ये 3 बड़े सवाल हर अर्थव्यवस्था के सामने रहते हैं।
नोट, अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनिधान कैसे किया जाए और उन व्यक्तियों के बीच जो अर्थव्यवस्था के अंग है उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। तो देखिए, हर अर्थव्यवस्था को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि जो संभावित वस्तु और सेवा है उनका उत्पादन जो है दुर्लभ संसाधनों का विनिधान कैसे किया जाए, मतलब जो दुर्लभ संसाधन है, जिन संसाधनों की कमी है, उनका एलोकेशन, उनका बंटवारा कैसे किया जाए और उन व्यक्तियों के बीच में उनको किस प्रकार से वितरित किया जाए, मतलब कैसे बनाए, कितना बनाए और कैसे वितरण करें। सीमित संसाधनों का विनिधान तथा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण ही किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो जो सीमित संसाधन है उनका विनिधान करना, उनका एलोकेशन करना, उनका बांटना कि भैया हम इतने जो हमारे संसाधन है वो ये बनाने में लगाएंगे, इतने ये बनाने में लगाएंगे और फिर फाइनली उनका वितरण करना, यही हर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है। चलिए अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की या इकोनॉमी की। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक्स, अब अपन पढ़ रहे हैं इकोनॉमी। क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमी। इकोनॉमी को पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़िए आप लोग, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज या जिनको हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं का अर्थ होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, आर्थिक क्रियाओं का मतलब है वह सारे काम या वह सारी क्रियाएं जिनको करने से हमें धन की प्राप्ति होती है। वह सारे काम या वह सारी क्रियाएं जिनको हमें करने से धन की प्राप्ति होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पैसे मिलेंगे, ये मेरी आर्थिक क्रिया है। एक मछुआरा, मछली पकड़ने वाला व्यक्ति मछलियों को पकड़ता है, उनको बेचता है, उसको पैसे मिलते हैं, ये उसका आर्थिक क्रिया है। एक डॉक्टर पेशेंट को देखता है, उसको पैसे मिलते हैं, वो उसकी आर्थिक क्रिया है। तो जहां पर भी काम करने से उसको पैसा मिलता है वो आर्थिक क्रिया है, और जहां पर ना मिले वो गैर आर्थिक क्रिया है। जैसे हमारी माता हमारे लिए खाना बनाती है, वो गैर आर्थिक क्रिया है। आज घर में मैं किसी अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, वो गैर आर्थिक क्रिया है। ठीक है, तो ये आर्थिक क्रिया है। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को हमने कक्षा 10 तक 3 भागों में पढ़ा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब ये हर जो क्षेत्र है, सेक्टर है, कुछ ना कुछ उत्पादन करते हैं, किसी न किसी वस्तु का, सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये जो जितना भी उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये सब कुछ ही क्या कहलाता है बेटा? अर्थव्यवस्था कहलाती है। यही सब कुछ अर्थव्यवस्था है, यही इकोनॉमी है। मतलब देखो, अर्थ मतलब धन, और धन हम कब कमा रहे हैं? कुछ काम कर करके, और जिन कामों से धन मिलता है उनको आर्थिक क्रिया कहते हैं। और आर्थिक क्रिया या तो इसमें कर रहा हूं, इसमें कर रहा हूं, इसमें कर रहा हूं। आज मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तृतीय क्षेत्र में हूं, ठीक है, तो मैं धन की व्यवस्था जो हो रही है वो कहां से हो रही है? आर्थिक क्रियाओं से हो रही है। तो ये आर्थिक क्रियाओं का जब हम टोटल करते हैं वही हमारी अर्थव्यवस्था है, वही हमारी इकोनॉमी कहलाती है। और इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप कहना चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ इकोनॉमी है। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है वो अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन होता है। हम अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी देश का वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन, ढांचा, संरचना या बनावट से होता है जिसमें लोग वैधानिक तरीकों से आर्थिक क्रियाएं कर जीवन यापन करते हैं। तो वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन, ढांचा, संरचना, बनावट, मतलब एक प्रकार का संगठन सा, एक पूरी सिस्टम सा, व्यवस्था से बनी हुई जिसमें वैधानिक तरीकों से, कानूनी तरीकों से, लीगल तरीकों से लोग क्या करते हैं? आर्थिक काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं। अब आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन देखिए। अब क्या है बच्चों कि जो हमने अर्थव्यवस्था है ना, हमें 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर क्या होता है कि ज्यादा जो कंट्रोल होता है वो सरकार का होता है। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पे सरकार कम से कम हस्तक्षेप करती है और सारा का सारा मार्केट पे छोड़ देती है, मतलब प्राइवेट वालों पर छोड़ देती है। एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें दोनों के गुण होते हैं। तो अब अपन लोग इन्हीं अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत मतलब केंद्र से, एक जगह से चलेगी, और एक कौन होती है? देश में सरकार ही होती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग समाजवाद वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब भी अपन वन शॉट में है, इसलिए अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका किस प्रकार से जो है शुरुआत हुई है, क्या हुआ, वो ज्यादा नहीं जानेंगे। बस इतना जानिए, समाजवाद में सरकार का ज्यादा कंट्रोल है। सरकार तय करेगी क्या बनाना है, कितना बनाना है। सरकार तय करेगी मशीन से बनाना है, मजदूर से बनाना है। सरकार तय करेगी गरीब को बांटना है या अमीर को बांटना है। तो जो 3 समस्याएं थी, उन तीनों समस्याओं का जवाब यहां पर सरकार तय कर रही है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध जो अर्थव्यवस्था होगी, वहां पे चाहे आप सरकार कह लीजिए, केंद्रीय सत्ता का मतलब होता है सेंट्रल ऑथोरिटी, जो पूरे देश को कंट्रोल कर बैठी है, जिसको जनरली हम सरकार कहते हैं।
वो क्या है, महत्वपूर्ण जो क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप अंदर जो महत्वपूर्ण काम है उनकी योजना बनाती है कि साहब ये होगा और ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं होगा। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा किए जाते हैं। तो देखिए, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, कौन सी वस्तु सेवाओं का उत्पादन होगा, कौन डिसीजन लेगा, सरकार लेगी। विनिमय का मतलब है आदान प्रदान, मतलब कौन सी वस्तुएं खरीदी बेची जाएंगी, कौन निर्णय लेगा, सरकार। उपभोग, कौन सी वस्तुओं का कौन उपभोग करेंगे, कौन नहीं करेंगे, इन सारे जो डिसीजन लेती है वो सरकार लेती है। वह केंद्रीय सत्ता संसाधनों का विशेष रूप से विनिधान करके वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है जो पूरे समाज के लिए वांछनीय हो। और ये जो केंद्रीय सत्ता जिसको हम सरकार कह रहे हैं, सरकार क्या होता है, सरकार सामाजिक कल्याण की सोचती है, देश के भले में, देश के हित के लिए सोचती है। और प्राइवेट का जो व्यक्ति होता है वो लाभ कमाने के लिए सोचता है, पर सरकार सामाजिक कल्याण के लिए सोचती है। तो सरकार क्या करती है, जो संसाधन होते हैं उनको इस प्रकार से बांटती है कि वो पूरे समाज के लिए वांछनीय हो, पूरे समाज के लिए अच्छे हो, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। सरकार गरीब के लिए भी सोचती है, सरकार अमीर के लिए भी सोचती है, सरकार अगड़े के लिए, पिछड़े के लिए, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, सबके लिए सरकार सोच करके काम करती है। तो सरकार संसाधनों को इसी हिसाब से खर्च करती है। सरकार को पता है इतना हमें शिक्षा में खर्च करना चाहिए, इतना स्वास्थ्य में खर्च करना चाहिए, इतना जो हमारा स्पोर्ट्स है, खेल है, वहां पर खर्च करना चाहिए। जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा जिसका व्यक्तियों द्वारा स्वयं प्राप्त मात्रा में उत्पादित नहीं किया जा रहा हो, तो सरकार उन्हें ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर सकती है, या फिर सरकार स्वयं ऐसी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करने का निर्णय कर सकती है। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ये भैया बहुत जरूरी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य सबको मिले एक समान, ये बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति का अच्छा शरीर स्वस्थ रहना ही चाहिए। तो अब क्या होता है, जैसे प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल से आप देखेंगे तो शहरों में तो खुल जाते हैं क्योंकि वहां पे लोग फीस देने वाले होते हैं, गांव में नहीं खुलते। तो सरकार क्या करती है, या तो प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करेगी कि साहब आप वहां पर खोलिए, जितना भी खर्चा आएगा आधा हम देंगे, पर आप समाज के गरीब तबके के जो लोग हैं उनका इलाज इस प्रकार से करेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि जैसे राजस्थान में क्या है, ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जहां पर क्या है कि जो सस्ते में इलाज हो रहा है, या सरकारी जो हॉस्पिटल से वहां मुफ्त में दवाइयाँ दी जा रही है, मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। तो ये क्या है, उन तबकों के लिए सरकार खुद काम कर रही है कि साहब हमने हॉस्पिटल खोल दिया, अब तुम वहां इलाज कराओ, मस्त रहो। मतलब सरकार वहां काम कर रही है जहां कोई भी नहीं कर पा रहा है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में यदि कुछ लोगों को अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं के अंतिम मिश्रण का इतना कम अंश प्राप्त हो कि उनका जीवित रहना ही दांव पर लग जाए, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय सत्ता हस्तक्षेप करके सभी को वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का नियोजित हिस्सा देने का कार्य कर सकती है। देखिए, अब आज हमारे समाज में से बहुत से लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी सही से नसीब नहीं होती, मतलब उनको उतना नहीं मिल रहा जिससे कि वो अपनी आवश्यकता है, जो मूलभूत आवश्यकता है वो भी पूरी कर पाए। तो फिर सरकार क्या करती है, सरकार वहां बांटने का काम करती है। उदाहरण के तौर पे हमारी राशन की दुकानें जो हैं, जो सरकार द्वारा राशन की दुकान चलाई जाती है, गरीब तबके के लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं, 1 किलो रुपए चावल, इतने सस्ते में सरकार उनको दे रही कि नहीं साहब भूखा कोई भी नहीं सोना चाहिए। ठीक है, काफी राज्यों में जो है अलग अलग प्रकार से 5 रुपए में, 8 रुपए में पेट भर खाना खाइए, सरकार की तरफ से ऐसी योजनाएं चलाई जा रही। तो जो संसाधन नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी तक, वहां तक सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। चलिए, अब दूसरी है बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि यहां पर सरकार कंट्रोल नहीं करेगी। पहली बात तो बाजार क्या होता है बेटा, बाजार वह स्थान है जहां पर वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है, वह बाजार कहलाता है। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, खरीदने वाला जो है वो उपभोक्ता है या क्रेता कहलाता है, और बेचने वाला विक्रेता कहलाता है। ये क्रेता विक्रेता ही तय करते हैं कि इतने में बिकेगा, इतने में खरीदेगा, सब कुछ मार्केट में। खरीदने वाले ने डिमांड करी कि साहब हमें ये चीज चाहिए, तो वो ये चीज बनाने का प्रयास करेगा। तो यहां पर सब कुछ बाजार पे रहता है। मतलब इस व्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहां पर सरकार कम से कम हस्तक्षेप करती है और ज्यादा कंट्रोल रहता है वो प्राइवेट सेक्टर का रहता है। बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। तो यहां पर जो भी डिसीजन होगा वो बाजार की स्थितियों के अनुसार होगा कि बाजार में क्या स्थितियां हैं, बाजार में किस चीज की मांग ज्यादा है वो बनाओ, बाजार में किस चीज को बिल्कुल भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं वो हटा दो। अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध अंतक्रिया प्रदान करती है। निर्बाध का मतलब क्या होता है, बिना किसी रोक टोक। अंतक्रिया प्रदान करना मतलब आप अपनी क्रिया कर सकते हो, खरीदने और बेचने का जो काम है वो आप कर सकते हो। ऐसा अर्थशास्त्र में बाजार को डिफाइन किया जाता है। बाजार का स्पष्ट लक्षण वह व्यवस्था है जिसमें लोग निर्बाध रूप से वस्तुओं को खरीदने
और विक्रय करने का काम कर सकते हैं। तो निर्बाध रूप से, मतलब बिना किसी रोक टोक के आप वस्तुओं को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। वहां पर अगर आपको ये सुविधा मिल रही है जहां पर भी क्या आप अपनी वस्तुओं को आराम से खरीद बेच सकते हैं, तो वही बाजार कहलाएगा, वही मार्केट कहलाएगा। कीमत बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु तथा सेवा की एक तय कीमत होती है, जिस प्रकार क्रेता एवं विक्रेता में सहमति होती है। देखिए अब देखो, कहीं पर तो क्या पहले तो जो सरकार है वो सरकार कंट्रोल कर रही थी, पर अब यहां पर ऐसी कौन सी चीजें जो अनेकों उपभोक्ताओं को और अनेकों उत्पादकों को एक साथ लेकर के खड़ी है, वो है बच्चों कीमत। कीमत एक ऐसा अमाउंट है जिस पर बेचने वाला बेचने को तैयार है और खरीदने वाला खरीदने को तैयार है ना। क्रेताओं तथा विक्रेताओं का परस्पर इसी कीमत पर विनिमय होता है। तो क्रेता जो खरीदने वाला है वो, विक्रेता बेचने वाला है वो, इसी कीमत पर क्या होता है, विनिमय होता है, मतलब आदान प्रदान होता है। वो इतना पैसा देगा और वस्तु खरीद करके ले आएगा। औसतन समाज किसी वस्तु अथवा सेवा का जैसा मूल्यांकन करता है, कीमत उसी मूल्यांकन पर निर्धारित होती है। तो औसतन समाज किसी भी वस्तु या सेवा का जैसा मूल्यांकन करता है, वो मानता है यार ये चीज इतनी महंगी थोड़ी हो सकती है, इतना तो नहीं देंगे इसके लिए। अरे भाई ये चीज, अरे यार एक नंबर। कोई पूछे कितने की है, अरे भाई होगी 1,00,000-2,00,000 की। तो और अच्छा 1,00,000-2,00,000 की, तो 1,00,000-2,00,000 ही रखो। मतलब जैसा समाज उसके लिए इवैल्यूएशन करता है, उसकी वैल्यू रखता है, वैसी ही हिसाब से उसकी कीमतें क्या होती है, तय होती है। ठीक है ना। तो जैसी उसकी वैल्यू होगी वैसी ही उसकी कीमत भी तय होगी। अतः बाजार तंत्र में उन केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस वस्तु का और किस मात्रा में उत्पादन किया जाना है, कीमत के इन्हीं संकेतों के द्वारा हुए आर्थिक क्रियाकलापों के समन्वय से होता है। तो बाजार तंत्र में जो समस्या उत्पन्न हुई है, ठीक है, कौन सी, कि क्या बनाया जाए, किसका उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में। तो बोले जो उपभोक्ता या क्रेता खरीदने वाले जिस चीज की मांग करे वो बनाया जाए। सरकार क्या कह रही थी, जिसकी समाज को जरूरत है वो बनाओ, पर यहां पर ये बनाओ जो लोग मांग रहे हैं। जरूरत को मत देखो, 100 लोग भूख से मर रहे मरने दो, पर 100,000 लोग डोमिनोज का पिज्जा मांग रहे, पिज्जा बनाओ। पर सरकार ये देख रही है, हजारों को छोड़ो, वो तो खा लेंगे और कुछ भी खा लेंगे, पर ये लोग मर रहे हैं, इनकी सोचो। फिर दूसरा था कैसे बनाया जाए। सरकार ये सोचती है कि लेबर को लगाओ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उनको रोजगार छिन जाएगा। और ये लोग ये सोचते हैं जहां पर उनको फायदा हो, लेबर में हो तो लेबर में और मशीन में हो तो मशीन में। फिर तीसरा किसके लिए बनाया जाए। सरकार ये देखती है जहां तक नहीं पहुंच रहा उनको पहले दो, और ये लोग देखते हैं जो हमें पैसा दे दे उसको दो जो पैसा दे देगा, कीमत पे कर देगा, उसको ले जाओ। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं और आर्थिक क्रियाकलाप प्राय बाजार द्वारा ही किए जाते हैं। तो मतलब ये एक प्रकार से ऐसा है कि सारे काम बाजार करेगा, पर सबका कंट्रोल सरकार पकड़ लेगी। सबको ज्यादातर कंट्रोल पूरा सरकार के हाथ में रहेगा, ये ऐसा करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो ज्यादातर सारे डिसीजन जो है वो सरकार लेती है और बाकी काम बाजार या प्राइवेट सेक्टर खुद करता है। आज के समय में देखते हुए ज्यादातर जो अर्थव्यवस्था है वो 90% देश जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। सरकार भी कंट्रोल करती है, क्योंकि 1936 में जॉन मेनार्ड किन्स की किताब के बाद लोगों को यह समझ में आ गया कि सरकार का इंटरफेरेंस या सरकार का हस्तक्षेप जो है वो बड़ा ही आवश्यक है। अंतर केवल इतना है कि आर्थिक क्रियाकलापों की दिशा के निर्धारण में सरकार की भूमिका कितनी अधिक है। देखो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सरकार की भूमिका कितनी अधिक है। अगर बहुत ही ज्यादा सरकार का हस्तक्षेप है तो हम उसको समाजवाद का रूप दे देते हैं, और अगर सरकार की बहुत ही कम हस्तक्षेप है तो हम उसको पूंजीवाद मान लेते हैं। बल्कि आज के समय में हर देश में अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। अब हम लोग बात करते हैं सीमांत उत्पादन संभावना। देखिए सीमांत उत्पादन संभावना, या इसको इंग्लिश में कहा जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या हम इसको कर्व भी कहेंगे। पीपीएफ कहा जाता है या पीपीसी कहा जाता है, और कर्व का अर्थ होता है बेटा वक्र। वक्र का मतलब एक प्रकार से आपने जैसे कक्षा 10 तक मैथ्स में ग्राफ बनाए थे ना, वैसे ही ये वक्र होते हैं। वक्र एक प्रकार से इतने बड़े पेज में जो आप सब कुछ लिखते हो वो आपको इतने से उस वक्र में समझा दिया जाता है कि साहब ये चीज ऐसे हुई है। चलिए अब पहले समझते हैं होता क्या, सीमांत उत्पादन संभावना होती क्या है। देखिए नाम से समझिए, संभावनाओं का मतलब है पॉसिबिलिटीज है। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे हम कहें, जैसे कोरोना का जब समय चल रहा था तो हम कहते हैं लॉकडाउन लग सकता है, अब नहीं लग सकता। हो सकता है अब लग भी जाए, नहीं भी लगे। ठीक है ना, तो संभावना है। तो संभावना कुछ भी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है। उत्पादन का मतलब है प्रोडक्शन, ठीक है, और सीमांत का मतलब होता है बेटा एक लाइन है, मतलब या रोक सी लगे। तो हमारे उत्पादन की जो संभावना है उसकी लिमिट कहां तक है, कितने उत्पादन की संभावना, क्या इतना हो सकता है,
ये इतना ही हो सकता है, ये इतना ही उत्पादन हो सकता है, कितना हो सकता है। तो ये हम लोग चर्चा करेंगे। इसको समझने से पहले एक चीज को और समझिए, जिसको हम लोग कहते हैं अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको कहा जाता है। अवसर लागत का सीधा सा अर्थ यह है बच्चों कि हमें एक वस्तु को पाने के लिए दूसरी वस्तु का हम लोगों को त्याग करना पड़ता है। ठीक है, अगर आज मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए हैं और पहले मैं 10 रुपए में क्या कर रहा था, एक एक वाली 10 चॉकलेट खरीद रहा था, पर अब मैंने देखा कि 5-5 रुपए में भी 2 चॉकलेट आती है, तो या तो मुझे ये खरीद लूं, अगर ये त्यागनी है तो मैं ये ले लूंगा, और ये छोड़ दूं तो ये ले लूंगा। तो मैं एक ही ऑप्शन को ले सकता हूं। तो इसको पाने के लिए उसको खोना पड़ेगा और इसको पाने के लिए इसको खोना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो त्यागना ही पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हम सब कुछ मिल जाए। तो ये अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है बच्चों। अब सीमांत उत्पादन संभावना हम लोगों को क्या बताता है, हमें वो ये बताता है कि हमारे पास संसाधन सीमित है। इन संसाधन सीमित संसाधनों में ही हम अलग अलग वस्तुओं का किस प्रकार से उत्पादन कर सकते हैं। पर यह होगा जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 100 रुपए हैं, तो अब 100 रुपए में से आपको मम्मी ने बोला बेटा केले और अनार दोनों लेके आइए। तो यह हो सकता है कि आप 40 रुपए के केले खरीद लो और 60 रुपए के आप अनार खरीद लो। ये भी हो सकता है दोनों 50-50 रुपए की खरीद लो। ये भी हो सकता है कि ये 60 की खरीद लो, ये 40 के खरीद लो। ये हो सकता है ये 30 का, ये 70 का। इस प्रकार से ये आपके अलग अलग संयोग बन गए। या तो ये वाला खरीद लो, या ये वाला खरीद लो, या ये वाला खरीद लो, या ये वाला खरीद लो, और भी बन सकते हैं। तो ये संभावना है कि या तो आप ये वाला खरीद लो, ये वाला खरीद लो, ये वाला खरीद लो, या आप ये वाला खरीद लो। आपके पास संभावना है। तो ये संभावना जो दर्शाता है वो पीपीसी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ही दर्शाता है। अभी मैं आपको कर्व भी बनवाऊंगा। ये एक वक्र है जो उत्पादन के दिए गए संसाधनों और तकनीक के साथ दो वस्तुओं की विभिन्न उत्पादन संभावनाओं को दर्शाता है। जो हमें संसाधन दे रखे हैं, जो तकनीक हमें दे रखी है, उसमें दो वस्तुओं की जो विभिन्न उत्पादन संभावना है उनको दर्शाता है। या तो आप ये ले बना लीजिए, इनका उत्पादन कर लीजिए, इनका कर लीजिए, इनका उत्पादन कर लीजिए, किसी भी दो वस्तु इतना ही होगा, ये उत्पादन आप कर सकते हैं। जिस प्रकार व्यक्तियों के पास संसाधनों का अभाव होता है, उसी तरह कुल मिलाकर किसी अर्थव्यवस्था के संसाधन भी उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों की सम्मिलित आवश्यकता की तुलना में सर्वदा सीमित होते हैं। तो जैसे एक व्यक्ति के पास संसाधन कम होते हैं, वैसे ही पूरी अर्थव्यवस्था में अगर हम लोग देखें, पूरे देश में देखें, तो जितनी लोगों की आवश्यकता है उस हिसाब से हमारे पास संसाधन कम होंगे। हम हर वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते, और जब नहीं कर सकते हैं तब फिर हमें कुछ ऐसे चुनना पड़ेगा जो ज्यादा लोगों तक बेहतर हो, ज्यादा अच्छा हो। अब जैसे काफी बार कमेंट बॉक्स में हमें भी कहा जाता है, सर सोशियोलॉजी भी पढ़ा दीजिए, मनीष सर फिलोसफी भी पढ़ा दीजिए, मनीष सर ये वाला सब्जेक्ट भी पढ़ा दीजिए। अरे भाई क्या चाहते हो, क्या क्या पढ़ा दूं? हर चीज में नहीं हो सकती ना, हर क्लास ले पाना नहीं हो पाता ना। देखिए, पहले पढ़ाने से पहले उस चीज का नॉलेज होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर भी मतलब नॉलेज होने के बाद भी फिर भी हम एक बार पढ़ते हैं कि और कुछ हम उसमें एक्स्ट्रा बता सकते हैं, तो मतलब काफी टाइम लगता है। वो जनरली जो आपको मैं एक बार हमारा चेहरा आपको स्क्रीन पे दिखता है, उससे पहले और भी मेहनत होती है बेटा, ठीक है ना। तो हर चीज का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं तथा प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रत्येक संसाधन का कितनी मात्रा में उपयोग किया जाए। तो दुर्लभ जो संसाधन है, जिन संसाधनों की कमी है, उनके ऑप्शनल चॉइसेस होते हैं, मतलब मल्टीपर्पज यूज होते हैं। हम ये भी बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो कितनी मात्रा में किसका उपयोग करना है, यह हर समाज को तय करना पड़ेगा। उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी के ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तु तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पर आप इन दो चीजों का इतना, इसका उत्पादन, इसका इतना उत्पादन, ये जो दो का आपका सेट बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, इनको क्या कहा जाता है, उत्पादन संभावना सेट कहा जाता है। अब चलिए, अब मैं वक्र बना करके दिखा देता हूं। वक्र से पहले हमेशा एक टेबल बना करेगी। तो टेबल में जैसे अपन इधर लिख लेते हैं संभावना या पॉसिबिलिटी, जैसे ए बी सी डी ई। इधर अपन ले लो, जैसे मान लो अपन ने किसका उदाहरण ले, जैसे मान लीजिए अनार आ गई और इधर अपना केला आ गया। तो जैसे मान लीजिए अनार का उत्पादन 0 हो रहा है, केले का उत्पादन 10 हो रहा है। अनार का 1, इसका 9, इसका 2, इसका 7, इसका 3, इसका 4 और इसका 4, तो इसका 0। मतलब जैसे जैसे मैं अनार का उत्पादन ज्यादा करूंगा, मुझे केले का उत्पादन कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसी आधार पर अपन लोग क्या बना देंगे, वक्र बना देते हैं। तो ये अपना इधर होता है y अक्ष और ये अपना होता है इधर x अक्ष। इधर अपन लोग लेंगे अनार को और इधर अपन लोग लेंगे केला को। नंबर डाल दीजिए 0,
1 2 3 4 5 6 7, इधर डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो देखिए ये 0 और 10, तो 0 और 10 ये यहाँ पे मैंने पॉइंट लोकेट कर दिया। 1 और 9 ये यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। 2 और 7 ये 2 और 7 पे लगा दिया। 3 और 4 ये यहाँ पे लगा दिया। 4 और 0 ये यहाँ पे लगा दिया। अब इस प्रकार से ये आपका वक्र बन जाएगा। देखिए तो वक्र जो बना है वो कुछ इस प्रकार से बना है, ऐसा बना है। इसका जो मुंह है वो अंदर की साइड है बेटा, मुंह इसका अंदर की साइड है। तो अब ये एक तो ये दर्शा रहा है कि आपको कुछ पाने के लिए, किसी चीज को उत्पादन करने के लिए किसी को कम करना पड़ेगा, जैसे अवसर लागत ने हमें बताया। और दूसरी बात, यहां पर आप जो भी जितने भी पॉइंट्स इस वक्र पर आए हैं उनका आप उत्पादन कर सकते हो, ठीक है। वहां पर आपके संसाधनों का पूरा प्रयोग हो जाएगा। यहां पर अगर कोई पॉइंट है, इसका मतलब है वो आपकी कैपेसिटी से बाहर है, वो उसका उत्पादन आप नहीं कर सकते, इतनी संसाधन इतनी टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है। और यहां पर अगर किसी चीज का उत्पादन हो रहा है, इसका मतलब है अभी आपका संसाधन और भी अच्छे हैं, आप और भी अच्छा बेहतर उससे कर सकते हैं। ये हमें उत्पादन संभावना वक्र जो है वो बता दिया, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पर, जो है हमारा सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र। सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शक अर्थशास्त्र क्या होती है बच्चों? हम इसको कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करती है बच्चों पास्ट की, पास्ट मतलब भूतकाल की। जैसे कि ये बात करेगी तथ्यों की, तथ्यों का मतलब होता है फैक्ट्स बेटा। फैक्ट्स का मतलब है जो हो चुका है सो है, फैक्ट है वो फैक्ट है। फैक्ट का मतलब जैसे अपन लोग कहें कि है ना सूरज इस दिशा से उदय होता है, वो फैक्ट है, उसमें कोई परिवर्तन होना और कुछ होना नहीं है। कल बारिश आई थी, तथ्य है, फैक्ट है, बिल्कुल सही बात, आई थी कल बारिश। परसों सबसे भयंकर गर्मी पड़ी थी, सही बात है, वो फैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, वो पास्ट की बात है, ठीक है ना। तो ये तथ्यों की बात करता है, ये फैक्ट्स की बात करता है, और ये फ्यूचर की बात करता है। कैसे कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, ये था, ये हो चुका है, और ये कहता है ये कैसे करना चाहिए। मैं कहूं कि मेरे पिछले सेशन में मेरे 5 बच्चों के इकोनॉमिक्स में 100/100 आए थे, फैक्ट आए थे तो आए थे, और इस बार मैं कहता हूं कि मेरे सभी बच्चों के 100 में से 100 आने चाहिए, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। पर देखिए दोनों का अपनी अपनी जगह लिंक है, इंपॉर्टेंस है। आप बिना पास्ट को जाने फ्यूचर की भी बात नहीं कर सकते, तो दोनों का जुड़ाव तो रहेगा ही। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम ये अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रिया विधियां किस प्रकार कार्य करती हैं, जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये विधियां हमारे अनुकूल है या नहीं है। तो देखिए हम सकारात्मक में कि ये जो क्रिया विधि है वो किस प्रकार कार्य करती है, तो कैसे काम कर रही है, और फिर आदर्शक में ये देखेंगे क्या ये हमारे अनुकूल, हमारे लिए ठीक है या नहीं है। अंतर पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, दोनों में अभी तक भी जो अंतर है वो बिल्कुल साफ नहीं है कि एग्जैक्टली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। सकारात्मक तथा आदर्शक विषय केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में निहित हैं। वे सकारात्मक और आदर्शक पहलू या प्रश्न हैं जो एक दूसरे से अत्यंत निकटता से संबंधित हैं। तो देखिए केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में निहित है, तो जब हम केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो उसी में ही सकारात्मक और आदर्शक हमें देखने को मिलेगा, और दोनों का एक दूसरे से बड़ा निकटता वाला संबंध है। इनमें से किसी एक की पूर्णतः उपेक्षा करके अथवा अलग करके दूसरे को ठीक से समझ पाना संभव नहीं होता। तो हम एक को अलग कर दे और फिर दूसरे को समझ ले, ऐसा इम्पॉसिबल है। हमें दोनों को साथ लेकर करके ही चलना होगा। ओके, और इसी के साथ अब मुझे भी चलना होगा क्योंकि जो मेरा वन शॉट है वो कंप्लीट हो चुका है। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये जरूर मुझे बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल लर्निंग आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।